राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम 6:52 पर लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास गेट नंबर 1 पर एक हुंडई i20 कार में तेज धमाका हुआ। इस धमाके की गूंज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई थी और इसमें 10 लोगों की मौत हो गई, 20 से अधिक लोग घायल हैं। ये कोई आम घटना नहीं थी। सरकार ने भी अब इस घटना को आतंकी हमला मान लिया है। यह कोई अचानक से हुई घटना नहीं थी, इसके पीछे एक प्लानिंग थी जो बीते सालों से हो रही थी। मुंबई के 26/11 हमले के तर्ज पर दिल्ली के साथ साथ देश के कई इलाकों को एक साथ 200 से अधिक शक्तिशाली चीज से उड़ाने की योजना थी। आतंकियों के निशाने पर सिर्फ दिल्ली का लाल किला ही नहीं था, बल्कि राजधानी के तमाम व्यस्त बड़े रेलवे स्टेशन इसमें शामिल थे। इसके साथ ही अयोध्या का राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर भी आतंकियों के रडार पर था। बीते 2 सालों से इसकी प्लानिंग नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाक के नीचे हो रही थी, लेकिन देश के इंटेलिजेंस और खुफिया एजेंसी का फेलियर इतना गहरा था कि सरकार इस खतरे को भाप ही नहीं पाई। जब दिल्ली में धमाका हुआ तो सरकार की नींद खुली और इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए अब अपने जांच को आगे बढ़ा रही है और रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, दिल्ली में जो हुआ आतंकी हमला सिर्फ 10 मौतों की बात नहीं है। जांच में खुलासे हो रहे हैं कि इसके पीछे आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का थे। कश्मीरी डॉक्टर का पूरा नेटवर्क धार्मिक स्थलों पर हमला कर सांप्रदायिक आग भड़काने की साजिश के साथ साथ दिल्ली के इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब और गौरी शंकर मंदिर, कई रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, ये सब आतंकियों के टारगेट पर थे। इसके साथ ही जांच में यह भी पता चला है कि आतंकियों के रडार पर अयोध्या और वाराणसी का मंदिर भी था, जहां प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह साजिश पिछले 2 सालों से रची जा रही थी। आतंकवादी विस्फोटक जमा कर रहे थे और इसे किराए के मकान में अलग अलग जगह पर छुपाया जा रहा था। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार को इन हमलों की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। इंटेलिजेंस गहरी नींद में सोई रही। अब कार ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। आतंकी हमले के बाद लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर इन सब में इतनी देर क्यों हो गई। विपक्षी नेता खुलकर अमित शाह के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के लाल किला के पास जो ब्लास्ट हुआ उसकी प्लानिंग जनवरी 2025 से ही की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक यह साजिश पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के इशारों पर रची गई थी। संगठन के प्रमुख मसूद अजहर का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि इस मामले में गिरफ्तारी आरोपी डॉक्टर शाहीन शाहिद मसूद अजहर के संपर्क में थी। शाहीन महिला विंग जमात उल मोमिन की प्रमुख सदस्य भी थी। इसने पूछताछ में कबूल कर लिया है कि वह भारत में महिलाओं को रेडिकलाइज करने का काम कर रही थी। 10 नवंबर को हुंडई i20 कार लाल किले के पास पार्किंग में 3 घंटे तक खड़ी रही। उसके बाद इन्हें आतंक के आकाओं का सिग्नल मिला। फिर यह गाड़ी रेड सिग्नल की तरफ बढ़ी और फिर इसे ब्लास्ट कर दिया गया। इस विस्फोट के बाद फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से 46 सैंपल कलेक्ट किए हैं, जिनमें अमोनियम नाइट्रेट की मौजूदगी पाई गई है। यह वही केमिकल है जो फरीदाबाद में छापेमारी के दौरान 2900 किलो विस्फोटक में मिला था। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई। सबसे पहले फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन शाहिद को पकड़ा गया, जो लखनऊ की रहने वाली है और वो कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज की पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 26 जनवरी को लाल किले पर हमले की बहुत बड़ी साजिश आतंकी संगठन ने रची थी। इसको लेकर आतंकियों ने यहाँ पर रेकी भी कर ली थी, लेकिन टाइट सिक्योरिटी को देखते हुए इस हमले के प्लान को पोस्टपोन किया गया। गिरफ्तार आरोपी के मोबाइल डाटा से यह साबित हुआ है। इसी मामले में अनंतनाग का डॉक्टर आदिल अहमद भी गिरफ्तार हुआ है। उसके पास जैसे मोहम्मद के प्रचार पोस्टर और सोशल मीडिया से भड़काऊ मैसेज मिले हैं। इसमें एक नाम और है, डॉक्टर उमर मोहम्मद का, जो इस विस्फोट का मुख्य संदिग्ध है। सीसीटीवी में यही उमर है जो i20 हुंडई कार में बैठा हुआ दिखता है, जिसमें ब्लास्ट होता है। सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद का एक हाथ उन्हें घटनास्थल से मिला है, जिसके बाद उमर मोहम्मद की मां का DNA सैंपल लेकर मिलान की जा रही है। यह घटना बार बार सवाल उठा रही है कि बीते 2 सालों से डॉक्टर के रूप में
यह आतंकी देश के अलग अलग कोने में घूम रहा था, दिल्ली और देश को दहलाने की साजिश रच रहा था। बावजूद इसके हमारे इंटेलिजेंस इनपुट कहां पर फेल हो गई, मोदी सरकार की मशीनरी क्यों नहीं काम आई और गृह मंत्रालय की ओर से कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इस घटना के बाद कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसे देखने से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कार ब्लास्ट के हुए फुटेज में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास लगे कैमरे में आपको 6:51 पर रेड सिग्नल दिखाई देगा। वहां पर ट्रैफिक जाम दिखेगा। फिर 6:52 पर तेज धमाके की गूंज के साथ सब कुछ बदल जाता है। आने जाने वाले गाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं, धुएं का गुब्बारा उठता है और सड़क पर मौत का तांडव मच जाता है। यह धमाका इतना तेज था कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के भी पड़खच्चे उड़ जाते हैं। इस आतंकी हमले में घायल हुए लोगों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुके हैं, जो चौंकाने वाले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़कर कोई भी सिहर उठेगा। मृतकों के शरीर पर जो निशान मिले हैं वो बताते हैं कि ब्लास्ट कितना बर्बर और तेज था। 10 में से अधिक शवों की हड्डियां टूटी और बिखरी पड़ी थी। सर पर गहरी चोट थी, कान के पर्दे फटे हुए थे, पूरा बॉडी बिखरा हुआ था। धमाके के शॉक वेव इतनी तेज थी कि लोग हवा में उछल पड़े, दीवारों और जमीन से जाकर टकरा गए और उन्होंने दम तोड़ दिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि ANFO यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल इस धमाके में हुआ है, जो हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट पैदा करता है। घायलों में से कई अभी LNJP अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से भारत लौटे और फिर उन्होंने कैमरे के सामने खूब नौटंकी की। जब देश में इतना बड़ा आतंकी साया मंडरा रहा था, राजधानी दिल्ली के बीचों बीच कार ब्लास्ट में 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, निर्दोष लोग घायल हो गए थे। बावजूद इसके प्रधानमंत्री अगले ही दिन भूटान यात्रा पर रवाना होते हैं और जब आते हैं तो अपनी पूरी PR और कैमरा टीम के साथ हॉस्पिटल का दौरा करते हैं, मरीजों से मुलाकात करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर प्रधानमंत्री अपने आवास की तरफ निकल जाते हैं। आज जिस किसी ने भी इस तस्वीर को देखा है, सबने बस एक ही सवाल पूछा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं। जो आतंकवाद के नाम पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, वो इतने बड़े हमले के बाद चुप क्यों हैं? PM मोदी ने कोई बैठक क्यों नहीं की? PM मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा क्यों नहीं लिया? उन्होंने अब तक इस मामले को लेकर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वह अधिकारियों से बात करे, घटनास्थल का भी दौरा करे? लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया कि हमारे देश में चुनी हुई सरकार कितनी असंवेदनशील है। हमारी सरकार का देश के खुफिया तंत्रों पर पकड़ कितनी ढीली है। हर बार हमारा इंटेलिजेंस फेल हो जाता है, चाहे वो पुलवामा हो, पहलगाम हो, चाहे कोई भी बड़ा आतंकी हमला हो। सरकार इसे भांप ही नहीं पाती और आतंकवादी बड़े आराम से हमारे सरहद के अंदर दाखिल हो जाते हैं और घटना को अंजाम दे देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री देश की सुरक्षा पर ध्यान है ही नहीं। वह अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी मैनेजमेंट का काम करते हैं। गृह मंत्रालय और गृह मंत्री यह काम करते हैं कि किसी राज्य में चुनी हुई सरकार को कैसे गिराया जाए और वहां पर भाजपा का मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए। खैर, सोशल मीडिया पर अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। जय मंगल यादव नाम के एक व्यक्ति ने ट्वीट कर लिखा है कि देश में आपदा आती है तो मोदी जी भूटान निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में केवल चुनाव प्रचार और देश विदेश यात्रा ही है। सुबह बिहार के चुनाव के लिए पोस्ट करते हैं, फिर भूटान यात्रा पर जाते हैं। देश के सबसे असफल PM। दीपक मालवीय नाम के एक व्यक्ति ने लिखा, दिल्ली में धमाका, निर्दोष की मौत, लेकिन PM भूटान में व्यस्त है। जब राजधानी लहू से भीग रही थी तब यह विदेश दौरे में व्यस्त थे। सुरक्षा में चूक, हर चुनाव से पहले आतंकी हमले क्यों होते हैं? मोदी जी इसका जवाब दीजिए। देश की सुरक्षा से इतनी बड़ी चूक के बावजूद देश के गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे। उनके ऊपर इस्तीफा का दबाव भी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा होने ही नहीं देंगे। अमित शाह की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह स्वयं इस्तीफा दें। दिल्ली में आतंकी हमले के बाद मोदी ने
भूटान में बयान दिया था कि हम इस घटना में दोषियों को बख्शेंगे नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री भारत लौटे तो पत्रकारों से बचते दिखे, पत्रकारों को संबोधित नहीं किया और कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम आवास की तरफ रवाना हो गए। लेकिन देश की सुरक्षा का क्या मोदी जी, आम जनता की सुरक्षा का क्या मोदी जी? आज देश की आम जनता किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एक साथ खड़े होने से डरती है। लगातार धमाके की गूंज अभी भी लोगों के कानों में सुनाई देती है। बार बार आतंकवादी हमले से देश का पर्यटन उद्योग प्रभावित हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर सरकार की पूरी मशीनरी बस चुनाव में व्यस्त रहती है। इस घटना ने देश की सुरक्षा एजेंसियों पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि यदि अब भी सरकार इस मामले में गंभीर नहीं हुई तो न जाने कब और कहां और कितने ऐसे धमाके होंगे और देश की निर्दोष नागरिक इसकी भेंट चढ़ेंगे। इस घटना के बाद ना तो अब तक कोई कार्रवाई हुई, ना ही किसी पर गाज गिरी है और ना ही कोई दोषियों को पद से हटाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार इस घटना के बाद क्या कदम उठाती है। बहरहाल इन खबरों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज सर्कल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।